हेलो फ्रेंड आप सभी का ब्राइट बुद्धि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम संविधान पढ़ रहे थे, जहाँ तक हम पिछले क्लास में संविधान भाग 1 व 2 तक कंप्लीट किए थे, जिसमें 10वीं अनुसूची 1961 में दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश 1954 में पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया था। अर्थात 10वीं अनुसूची 1961 के तहत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, जो 1954 में पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया था। 12वीं अनुसूची 1961 में 12वीं संविधान संशोधन 1962 में गोवा तथा दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था, जिसे 1961 में ऑपरेशन पोलो से प्राप्त किया गया था। 1961 में ऑपरेशन पोलो से 13वीं संविधान संशोधन 1963 में नागालैंड को पूर्व राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और 14वीं अनुसूची या 14वीं संविधान संशोधन 1963 के तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, जिसे 1954 में फ्रांस से पुदुचेरी माहेयनम कराईगल से प्राप्त किया गया था। 50वीं संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा और डीडी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हो गया था। भारतीय संविधान भाग 1 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम यहाँ से जानेंगे कि भाग 1 की प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें आर्टिकल 1 से मतलब कि जो भारतीय संविधान भाग 1 है, इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक की बात की गई है, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र इसे भारतीय संविधान भाग 1 के अंतर्गत आता है, जिसमें आर्टिकल 1 भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा, इसकी बात की गई। आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में नए राज्य का प्रवेश तथा स्थापना। आर्टिकल 3 किसी राज्य के नाम, सीमाओं तथा क्षेत्रों में परिवर्तन करने का अधिकार आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 2 जो है यह नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। आर्टिकल 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। फिर है नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। नए राज्य की गठन की शक्ति संसद में निहित है। आर्टिकल 1, 2 व 3 से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होते हैं। आर्टिकल 1, 2 व 3 से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होते हैं। नोट इसमें है कि भारत में किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने की छूट नहीं है। भारत में किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने की छूट नहीं है। क्वेश्चन यह है कि नए राज्य का गठन पर संविधान के किस अनुसूचियों में संशोधन करना पड़ता है। तो अनुसूची 1 में और अनुसूची 4। अनुसूची 1 है जो स्टेट प्लस यूनिट लिस्ट अर्थात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और अनुसूची 4 में आरएस में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। नागरिकता भाग 2। भाग 2 में नागरिकता है, जिसमें नागरिकता भाग 2 में बात किया गया है। नागरिकता भाग 2 जो है ये आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। एकल नागरिकता की बात की गई है। स्रोत जो लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता की जाती है, मतलब कि गृह मंत्रालय जो है उसी के द्वारा नागरिकता प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि देश की एकता व अखंडता सुनिश्चित करना। इससे जुड़े कानून संसद बनाती है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम ये 1955 में लागू हुआ। तो नागरिकता के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि देश में एकता व अखंडता बनी रहे। इससे जुड़े कानून संसद बनाती है और नागरिकता प्रदान किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। नागरिकता के द्वारा संवैधानिक प्रावधान लागू हुए थे। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को। नागरिकता भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 जो है। नागरिकता भाग 2 5 से 11, जिसमें संविधान लागू होने के समय नागरिकता 5 से 8 है। संविधान लागू होने के समय आर्टिकल 5 से 8। एकल नागरिकता जो है ये आर्टिकल 9 में बात किया गया। नागरिकता की निरंतरता आर्टिकल 10 में है। और संसद को अधिकार है आर्टिकल 11। संसद को अधिकार है आर्टिकल 11 में। नागरिकता की निरंतरता ये आर्टिकल 10, एकल नागरिकता आर्टिकल 9 और संविधान लागू होने के समय नागरिकता आर्टिकल 5 से 8 थी। आर्टिकल 5 अब इसको विस्तार से देखेंगे।
आर्टिकल 5 है संविधान के लागू होने आर्टिकल 5 है कि संविधान के लागू होने पर नागरिकता। आर्टिकल 6 PUK अर्थात पाकिस्तान से इंडिया को परिचित लोगों को नागरिकता, ये आर्टिकल 6 में बात किया गया है। आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान प्रवासित लोगों को नागरिकता, ये आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों को नागरिकता। आर्टिकल 9 किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता का न होना। आर्टिकल 10 है नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 नागरिकता के प्रावधानों में संशोधन करने तथा कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अथवा संसद का अधिकार है। नागरिकता के प्रावधानों में संशोधन करने तथा कानून बनाने का संसद का अधिकार है। भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता का अंत किया जा सकता है। नागरिकता त्यागने पर भी भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है और सरकार के द्वारा वंचित करने पर, अर्थात सरकार के द्वारा वंचित किए जाने पर भी आपकी नागरिकता या भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 6 बार संशोधन हुए हैं। कितनी बार? प्राप्त करने के तारीख, जैसे कि 6 बार इसमें संशोधन भी हुआ है। कब? 1986, 1962, 2003, 2005, 2015 और 2019 को हुए हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, तो यहाँ पे तरीकों के नीचे दिखाया गया है। जैसे भू देव जयो अर्थात भूमि अर्जन के द्वारा, मतलब ये है शॉर्ट ट्रिक, ये है कि भू देव जयो अर्थात कैसे हम किस तरीके से भारतीय नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भूमि अर्जन के द्वारा, देशीयकरण से, वेश परंपरा द्वारा, जन्म से, पंजीकरण से आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। जिसे जन्म से अगर देखा जाए कि भारत में उनका जन्म हो तो भी प्राप्त हो जाएगा। माता पिता भारतीय नागरिक हों, माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हों और दूसरा अवैध अप्रवासी ना हो। वंश परंपरा से यहाँ पे लिखा था वंश परंपरा के द्वारा। भू का मतलब है भूमि अर्जन के द्वारा, देव मतलब देशीयकरण के द्वारा, वाम इस वंश परंपरा, जाम इस जन्म से और पंजीकरण से। तो वंश परंपरा से किसी अन्य देश में जन्म माता पिता में से एक भारतीय हों के द्वारा भी भारतीय नागरिकता को, वो मतलब कि किसी भी देश में उसका जन्म हुआ हो लेकिन वो माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो वो वंश परंपरा के द्वारा वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण के द्वारा किसी भारतीय महिला अथवा पुरुष से विवाह करने पर भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए 7 साल भारत में रहना अनिवार्य है। 7 साल भारत में रहना अनिवार्य है। अप्लाई करने से ठीक पहले से 1 साल से भारत में रह रहे हों। देशीयकरण के द्वारा सरकार के पास इसके तहत बिना किसी कंडीशन के नागरिकता देने का अधिकार है। ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार की नौकरी कर रहा हो, 11+1 वर्षों से भारत में रह रहा हो, पिछले 14 वर्षों में कुल मिलाकर के 12 साल भारत में रह रहा हो, उसे भी भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। CAA जो 2019 में संशोधन हुए थे, इसकी प्रमुख बातें: सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 का 6 संशोधन था, पास किया गया था लोकसभा में 10 दिसंबर, राज्यसभा में 11 दिसंबर, राष्ट्रपति ने इसमें 12 दिसंबर को हस्ताक्षर की थी 2019 को। मतलब कि CAA पास किया गया था 10 दिसंबर 2019, लोकसभा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर की 12 दिसंबर 2019। लागू हो गया 10 जनवरी 2020 से CAA लागू हुआ। इसका धार्मिक उत्पीड़न की वजह से अफ्रीका
पाकिस्तान बांग्लादेश से आए और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी और मुस्लिम को छोड़कर, मतलब मुस्लिम को छोड़कर के 5 से 14 वर्षों से भारत में रह रहे हों, इन्हें देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। किसके द्वारा? देशीकरण के द्वारा नागरिकता ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो 5 से 14 वर्ष तक भारत में रह रहे हों, ऐसे लोगों को। लेकिन मुस्लिम को छोड़ करके ऐसे व्यक्ति जो जहां अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे हों, लेकिन से सभी को, जिसे हिंदू मुस्लिम को छोड़ दिया जाए, से सभी जातियों को भारत में नागरिकता देने के लिए ये बिल पास किया गया था, CAA 2019। मौलिक अधिकार भाग 3। मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में बात किया गया, जिसमें ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। मूलतः 7 थे, अतः अब 6 हैं। मौलिक अधिकार जो हैं ये आर्टिकल 12 से 35 हैं, लेकिन पहले मूलतः 7 थे, अब 6 ही हैं। संपत्ति का जो अधिकार है हटा दिया गया। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। स्रोत जो है अमेरिका से संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। उद्देश्य था राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। इसमें सबसे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने हैं? मात्र 6 ही बचे हैं। चलिए देखते हैं। जिसमें मौलिक अधिकार की बात करें तो ये 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। समता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 35 से 28 है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो इसमें समता का अधिकार की बात किया गया, जिसमें आर्टिकल ये 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। शिक्षा एवं संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 तक है। मौलिक अधिकार का विकास। मौलिक अधिकार का विकास ब्रिटेन में, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट से जुड़ा पहला लिखित दस्तावेज था। ब्रिटिश सम्राट जॉन के द्वारा जारी किया गया था। पहला लिखित प्रावधान अमेरिका संविधान है। एनी बेसेंट के द्वारा भाग कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया बिल्स एक्ट 1924 और इसमें रिपोर्ट पास किया गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में की मांग हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जिसमें फंडामेंटल राइट की मांग किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी मांग किया था। फंडामेंटल राइट एंड अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी थे और इसी की सलाह पर मौलिक अधिकार संविधान में शामिल किए गए थे। नोट यह है कि ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही राज्य के कठोर नियमों से नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून पर तानाशाही को मार्गदर्शित करते हैं। ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। चहुमुखी जैसे कि भौतिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। मौलिक अधिकार सर्वोच्च संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता। आपातकाल के समय निलंबन आर्टिकल 359 के तहत सरकार फंडामेंटल राइट का अल्पीकरण करने वाली विधियां नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संरक्षक आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संरक्षक 226। फंडामेंटल राइट के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस किया जा सकता है।
राष्ट्रपति के द्वारा फंडामेंटल राइट का निलंबन केवल आपातकाल के समय। आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 व 21 को छोड़ करके सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल के समय आर्टिकल 19 को भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 359 में मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल के समय आर्टिकल 19 को भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 358 के तहत आपातकाल के आधार पर युद्ध, वायु आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह मतलब जो आपातकाल हैं ये कब लागू हो सकता है? ये युद्ध के समय आपातकाल की घोषणा या बाह्य आक्रमण के समय या सशस्त्र विद्रोह के समय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या बात किया गया? जैसे कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। आर्टिकल 301 के तहत संवैधानिक अधिकार के साथ साथ कानूनी विधिक अधिकार भी है। आर्टिकल 301 के तहत संवैधानिक अधिकार के साथ साथ कानूनी विधिक अधिकार है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 36 जो है राज्य का वही अर्थ है जो आर्टिकल 12 में लिखा है। मतलब कि आर्टिकल 36 जो कहता है इसे सेम है, अर्थात जो आर्टिकल राज्य का वही अर्थ है जो आर्टिकल 12 में लिखा है। केंद्र एवं सरकार है ना, केंद्र सरकार एवं संसद राज्य की परिभाषा राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। प्राधिकारी का मतलब जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना बनाए जारी रखने तथा उसे परिवर्तित करने का अधिकार होता है, उसे हम प्राधिकारी कहते हैं। आर्टिकल 13 जो है राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को कम करने तथा खत्म करे। आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को कम करे या उसे खत्म कर दे। यदि ऐसा कानून बनता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसे न्यायिक समीक्षा कर शून्य घोषित कर सकता है। न्यायिक समीक्षा का मतलब कार्यपालिका तथा विधायिका के द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना। और आर्टिकल 13 में किसी नई अन्य विधि पर मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता और फंडामेंटल राइट में संशोधन करने संबंधी संसद के अधिकार होते हैं। आर्टिकल 14 जो है ये विधि के समक्ष स्रोत आर्टिकल 14 विधि की समक्ष क्षमता जिसका स्रोत ब्रिटेन है, विधियों के समान संरक्षण जिसका स्रोत अमेरिका है और इन दोनों से विधायिका शासन स्रोत जो है ब्रिटेन है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान का मूलभूत ढांचा विधि का शासन होता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्षमता का अधिकार आर्टिकल 14 जो है ये विधि की समक्ष क्षमता विधायिका का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के संरक्षण पर भेदभाव का प्रतिरोध। आर्टिकल 16 जो है आर्टिकल 15 के अंतर्गत कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा और आर्टिकल 15 में ही शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है। आर्टिकल 16 जो है आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता होगी और सरकारी सेवाओं में आरक्षण, ये आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में ही अस्पृश्यता का अंत है नहीं। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है और सिविल अधिकार संरक्षण विधि। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, शिक्षा व सैन्य को छोड़ करके 18 में उपाधियों का अंत है। भारत रत्न, पद्म आदि पुरस्कारों का सृजन। आरक्षण है शिक्षा आर्टिकल 15 में है। से आरक्षण जो है ये शिक्षा का अधिकार है, ये आर्टिकल 15। नौकरी आर्टिकल 16 में। पंचायत आर्टिकल 243 डी में। नगर पालिका आर्टिकल 243 डी में। लोकसभा आर्टिकल 330 में। विधान सभा आर्टिकल 332 में। EWS को 10% जिसमें आर्टिकल 15(6) और 15(16)(6) में बात किया गया है। 103 संविधान संशोधन 1919 में। पिछड़े वर्ग का आरक्षण ये आर्टिकल 15(4) में और आर्टिकल 16(4) में है। सुप्रीम कोर्ट को प्रमोशन में आरक्षण
लास्ट डेट आर्टिकल 334 25 जनवरी 2030 और 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 10 साल बढ़ा करके 2030 कर दिया गया। मंडल आयोग गठन हुआ था 1779 ईस्वी में। रिपोर्ट 1780 में ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। 1990 में ओबीसी के लिए गवर्नमेंट ने 27% आरक्षण की घोषणा की, जिसमें वो जो पीएम थे उस समय पीएम थे बीपी सिंह। 1990 में ओबीसी के लिए गवर्नमेंट ने 27% आरक्षण की घोषणा की थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह। आर्टिकल 340 के तहत गठित किया गया था मंडल आयोग। और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। इसमें पहले पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 अध्यक्ष थे काका कालेलकर थे। इंदिरा साहनीवाद 1993। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की थी। और जर्मनी लियर रामानंद समिति 1993 के द्वारा निर्धारित यह केवल ओबीसी पर लागू होता है। 8 लाख या कमाई वाले परिवार पर लागू होता है। आर्टिकल 17 ये राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। अस्पृश्यता का अंत ये आर्टिकल 17 इसमें बताया गया है। उद्देश्य सामाजिक समानता, उद्देश्य जो थी सामाजिक समानता रहे। इसके संदर्भ में केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संविधान में परिभाषित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित किया है। अस्पृश्यता अपराध अधिकार जो 1955 में बना, 1976 में इसे सिविल अधिकार दिया गया। संरक्षण अधिकार नियम नाम दिया गया था। सजा है 6 मंथ जेल, 500 रुपये जुर्माना व दोनों हो सकते हैं। आर्टिकल 19A जो है ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। सरकारी गतिविधियों को जानना। आरटीआई के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का एकाधिकार नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 बोलता है। व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत। फ़ोन टाइपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के तहत। 19B शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने की स्वतंत्रता, प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल B कहता है। आर्टिकल C में बताया गया कि संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ या सभा बनाने की स्वतंत्रता, सहकारियों समिति बनाने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19C में है। 19D देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। 19E है देश में कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19F यहाँ से हटा दिया गया तो आर्टिकल 19G है जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है। AI का बाली की शांतिपूर्ण शोभा संग आना जाना रहता है, अर्थात ये है इसके ट्रिक हैं जो बताया गया है। AI का मतलब 19। बाली ए बोलने की स्वतंत्रता। शांति B का मतलब शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। संघ है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आना मिसावागमन की स्वतंत्रता। जाना या रहना का मतलब निवास करने की स्वतंत्रता है। यफ यहाँ से हटा दिया गया जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। ये ट्रिक है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ट्रिक है। आर्टिकल 20 में बताया गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धियों के संबंध में संरक्षण। 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धियों के संरक्षण 3 है। कार्योन्तर विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और आत्मसन से संरक्षण है। 21 है, आर्टिकल 21 है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही इसे छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो नंबर 1 है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर इसे छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। गोपालन मामला 1950 में और मेनका गांधी बना मामला 1973 में। तो इसमें जब बात किया गया गोपालन मामला 1950 में, तो आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। और इसमें आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षा न केवल मनमानी कार्यकारी केवल मनमानों के विरुद्ध बल्कि विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है।
ये कानूनी आधार पर है और ये उचित एवं न्यायपूर्ण मामलों के आधार पर रोक है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। विधि की विविधत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब केवल एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। इसमें प्राण की स्वतंत्रता का मतलब मानवीय सम्मान, मान एवं इससे जुड़े अन्य पहलुओं से भी है। तो मेनका गांधी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 के तहत घोषित मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार इन्हीं के द्वारा घोषित किए गए थे। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, जीवन सुरक्षा, निजता, अमानवीय व्यवहार, विदेश यात्रा, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध आपातकालीन चिकित्सा और निष्पक्ष सुनवाई, देर से फांसी, निःशुल्क कानूनी सहायता, अकेले कारावास में न बंद किया जाना, त्वरित सुनवाई, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार और सार्वजनिक फांसी नहीं, सूचना का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, बिजली का अधिकार, शयन का अधिकार, ये अधिकार मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 के तहत घोषित मौलिक अधिकार थे। जिसमें अब हम आगे ये जानेंगे आर्टिकल 21 RTE से 6 से 14 जो 86वें संविधान संशोधन 2002 बच्चों के लिए है। ये RTE एक्ट अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करता, जो 2009 में आया, लागू हो गया था 1 अप्रैल 2010 को। एजुकेशन पॉलिसी अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, जिसमें आर्टिकल 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण की बात किया गया, जो हम अब आगे की वीडियो में आर्टिकल 22 पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 था। ये RTE एक्ट 2009 में आया और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, क्लास भी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को आप बार बार रिवीजन करके अपनी पढ़ाई को अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो आप रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ से बहुत ही कम समय में बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप यहाँ से इसको पढ़ करके बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।